मैम माइक नहीं होता। चलिए चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। 11th में भी ये चैप्टर था आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस, तब आपको बेसिक इंट्रोडक्शन उसमें दिया गया था। ध्यान है आपको थोड़ा थोड़ा कुछ, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने उसमें प्रोडक्ट सेट पढ़ा था। ध्यान है आपको प्रोडक्ट सेट क्या था? सपोज करो आपको ए और बी दो सेट्स गिवन है 1 2 एंड ए कॉमा बी, ये दो सेट्स अगर आपको गिवन है तो आपको इनका प्रोडक्ट सेट बनाना है। तो आप क्या करोगे? ए क्रॉस बी, इसे कैसे डिनोट करते हैं प्रोडक्ट सेट को? ए क्रॉस बी। और ये कैसे आप बनाओगे? 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट सेट है इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स समझते हो, जिनका ऑर्डर फिक्स्ड है। इसका मतलब यहाँ पर जब हम पेयर्स लिख रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हम लिख रहे हैं, तो फर्स्ट प्लेस पर ए का एलिमेंट आएगा, सेकंड प्लेस पर बी का एलिमेंट आएगा। देखो हर पेयर में आपको इसी तरीके से लिखा हुआ मिल रहा है, इसी तरीके से लिख रहा है हर पेयर में। फर्स्ट प्लेस पर ए का एलिमेंट, सेकंड प्लेस पर बी का एलिमेंट, फिर ए का बी का, ए का बी का, ए का और बी का। तो यहाँ पर ऑर्डर फिक्स है, इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं। तो जो ए क्रॉस बी है उसके एलिमेंट्स जो हैं आपको ऑर्डर्ड पेयर्स में मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे बी क्रॉस ए बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसमें बी का एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पर आएगा और ए का एलिमेंट सेकंड प्लेस पर आएगा। तो A1 A2 B1 B2, ये हो गया आपका B क्रॉस ए। क्या A क्रॉस B और B क्रॉस ए सेम है, इक्वल है, इक्वल सेट्स हैं क्या ये? क्या इनके एलिमेंट सेम है? सेम नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में और 1 कॉमा ए इज नॉट इक्वल टू ए कॉमा 1। ध्यान रखना 1 कॉमा ए जो है वो ए कॉमा 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया है। आ रही है बात समझ में? चलो, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये हमें कैसे पता लगेगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। देखो ए का कार्डिनल नंबर कितना था? 2 एलिमेंट्स थे ए में। बी का कार्डिनल नंबर समझते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, इन अ सेट। तो इसका भी कार्डिनल नंबर 2, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो गया? 4। तो किसी भी प्रोडक्ट सेट का जो कार्डिनल नंबर है, या अगर आपको पता करना है कि उस प्रोडक्ट सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो आप सिंपली दोनों सेट के जो कार्डिनल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब जो रिलेशन टर्म है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिलेशन इज बेसिकली सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, इस तरीके से हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं, वेयर ये ए सेट है, ये बी सेट है, और रिलेशन का काम क्या होता है? सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ में रिलेट करना। ठीक है, कनेक्ट करना। ठीक है, तो ए से बी में अगर हम कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आर, तो आर इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और आर कैन बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। इक्वल भी लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो इक्वल भी हो सकता है, बाकी आर सबसेट आपको मिलेगा ए क्रॉस बी का। तो इस तरीके से हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और आर कैन बी इक्वल टू ए क्रॉस। इज इट क्लियर? और रिलेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि हम एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ में रिलेट करना चाहते हैं, उनको आपस में जोड़ना चाह रहे हैं। जनरली प्रैक्टिकली जो हमारी नॉर्मल लाइफ है उसमें भी तो रिलेशन का यही काम होता है। फादर मदर का रिलेशन, फादर सन का रिलेशन, उनकी जरूरत क्यों पड़ी? ताकि हम दो पर्सन को आपस में कनेक्ट कर पाए। वही काम यहाँ पर रिलेशन करेगा, एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ में रिलेट करेगा, आपस में उनको कनेक्ट करेगा। क्लियर? तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपको ध्यान रखना है। कॉपी कर लो इसे।
अच्छा, अब दो टाइप के रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। ये क्या होते हैं? अब हम डिफाइन कर रहे हैं एम्प्टी रिलेशंस। एम्प्टी रिलेशंस नाम से ही पता लग रहा है ना, आर में कुछ भी नहीं हो, आर का जो सेट आप बनाओ उसमें कुछ भी नहीं मिले, मतलब फायर। ओके, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन में जो आर है वो पूरा का पूरा ए क्रॉस बी के इक्वली मिल जाए। इक्वल टू वाला केस लिया था ना, ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा कि अगर जो आर आप बना रहे हो पूरा का पूरा ए क्रॉस बी के इक्वल आपको मिल जाए, तो उस केस में हम आर को कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसमें हम पहला टाइप पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब बनता है? कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाएगा? सपोज करो कि कोई रिलेशन आर ए टू ए डिफाइंड है, सेट ए से सेट ए में ही डिफाइंड है, ठीक है। तो आर रिफ्लेक्सिव कब होगा? when a is related to a for all a belongs to set a। मतलब डोमेन डोमेन को डोमेन पता है ना आपको, 11th में टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ी होगी। जो पहला सेट है वो डोमेन कहलाता है, दूसरा सेट जो है वो को डोमेन कहलाता है, और को डोमेन के वो एलिमेंट्स जो रिलेटेड हैं उनका सेट रेंज कहलाता है। पता है ये आपको? पता है, पता है ना? तो यहाँ पे देखो, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब डोमेन का हर एक एलिमेंट खुद के साथ में रिलेटेड हो। अंडर द गिवन रिलेशन, जो भी रिलेशन आपको दिया हुआ है उस रिलेशन के अंडर में डोमेन का हर एक एलिमेंट, फॉर ऑल, ये वाला सिंबल होता है फॉर ऑल का। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स के लिए ए आपस में खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए। ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया डोमेन में जो खुद से रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में ओवरऑल वो जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। अगर एक भी रिलेटेड नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारों का रिलेटेड होना जरूरी है। समझ में आया ये? तो रिफ्लेक्सिविटी में आपको केवल एक ही एलिमेंट को खुद के साथ में रिलेट करना है। ये भी क्वेश्चन करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बजाय थ्योरी के। सेकंड जो रिलेशन है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन, ए रिलेटेड है अगर बी से तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए के साथ। अगर ए रिलेशन बी के साथ में है तो बी भी सेम रिलेशन से ए के साथ में रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, डोमेन के हर एक ए बी के लिए ऐसा होना चाहिए। डोमेन के हर एक पेयर के लिए अगर आपको ये मिले तो हम कहेंगे कि रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। क्लियर? ये आप सीए में भी पढ़ोगे, जब हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे ना, सेट्स फंक्शंस रिलेशंस, तब भी आएगा ये सब। थर्ड जो है रिलेशन वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा? व्हेन इफ ए
is related to B and B is related to C. A तो B के साथ में रिलेटेड है, B C के साथ में रिलेटेड है, तो A भी रिलेटेड होना चाहिए C के साथ। A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो A भी C से रिलेटेड होना चाहिए। और वही फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू A, सारे के सारे A के एलिमेंट्स के लिए आपको ऐसा मिलना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव है रिलेशन। तो देखो रिफ्लेक्सिविटी में आपको केवल एक ही एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, केवल एक की जरूरत पड़ेगी। सिमेट्री में आपको दो एलिमेंट्स के साथ में देखना पड़ेगा, ए और बी को लेकर के, और ट्रांजिटिव में आपको तीन एलिमेंट्स को साथ में लेना होगा, ए बी और सी। फिर फोर्थ टाइप का जो है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। A relation which is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation. आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। एक बार इसे कॉपी कर लो ताकि हम अब इसे क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। करें आगे? कर लिया कॉपी ये? यस। चलो अब करेंगे हम एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 करेंगे। एग्जाम्पल 2 में आपको बोला गया है let T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by, मतलब R जो है T से T में डिफाइंड है और कोई सेट नहीं दिया, ऑन T दिया हुआ है ना आपको, इन T, इसका मतलब T to T डिफाइंड है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स है T, और किस तरीके से डिफाइंड है? सच दैट R में वो सारे T1 T2 है, T1 is congruent to T2, T1 is congruent to T2। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी। तो हमें शो करना है कि R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो R को इक्विवेलेंस शो करने के लिए हमें सबसे पहले तीनों रिलेशंस शो करने पड़ेंगे। हमें शो करना पड़ेगा कि R जो है रिफ्लेक्सिव है, फिर हमें शो करना पड़ेगा कि R जो है वो ट्रांजिटिव भी है, और लास्ट में इसे सिमेट्रिक भी शो करना पड़ेगा। अगर ये तीनों हो जाता है, तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई अगर ये करता है, तो हम कहेंगे कि R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहे हैं सबसे पहले हम कि R रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, तो लेट्स T1 belongs to T। ठीक है, if T1 if T1 is related to T1, this implies T1 is congruent to T1।
देखो T1 से रिलेटेड है, मतलब इस R वाले सेट में T1 एक पेयर है, implies T1 belongs to R। अगर T1 R को बिलोंग करता है तो R में कब गया होगा, जब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 होगा, है ना। एंड कोई भी ट्राइंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है ना, एंड वी नो दैट every triangle is congruent to itself, hence T1 is related to T1 for all T1 belongs to T. This implies R is reflexive। आई क्या बात समझ में, हमें हर ट्राइंगल का खुद के साथ में रिलेशन देखना है, और रिलेशन कॉन्ग्रुएंसी का है, तो हमें पता है कि हर ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, समझ में आया ये? yes. चलो अब आते हैं सिमेट्री पर। सिमेट्री चेक करेंगे अभी। तो लेट T1, T2 एक पेयर ले लेंगे, बिलोंग्स टू R। अगर T1 T2 R को बिलोंग करता है, इसका मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट होगा तभी तो R के अंदर गया, और T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी तो T1 के कॉन्ग्रुएंट हुआ, है ना। दिस इंप्लाइज T2 T1 आल्सो बिलोंग्स टू R, क्योंकि T2 कॉन्ग्रुएंट है T1 के, तो T2 T1 पेयर भी तो R में चला गया, क्योंकि R में वो सारे पेयर हैं जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। दिस इंप्लाइज T1 T2 R में था, और हमने T2 T1 को भी R में शो कर दिया। दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक हो गया। अच्छा यहाँ लिखो फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू T। अब थर्ड वाला रिलेशन अभी हमें और शो करना है। थर्ड वाला क्या था, ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे अभी हम, ठीक है। ट्रांजिटिविटी, इसके लिए हमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो लेट T1 T2 एंड T3 बिलोंग्स टू T such that T1 रिलेटेड है T2 से, इसका मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज रिलेटेड टू T3, इसका मतलब T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। दिस इंप्लाइज T1, T3 कहाँ चला गया, R में। So this implies T1 T2 belongs to R था, T2 T3 belongs to R था, और हमने शो कर दिया T1 T3 भी R में है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। This implies R is transitive। For all T1 T2 T3 belongs to T। लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, तीनों रिलेशंस को ये फुलफिल कर रहा है, तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, hence R is an equivalence relation।
लास्ट पे लिख देंगे सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, so R is an, ये फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग, है ना, रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो R is an equivalence relation. समझ में आया ये? yes, चलिए, कॉपी कर लिया? yes. चलो, इसके बाद वाला एग्जाम्पल देखो। इसके बाद में लेट L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L. R जो है L में डिफाइंड है, एक रिलेशन है, तो R जो है वो L to L डिफाइंड है, L सेट ऑफ लाइंस है, R में वो सारे L1 L2 हैं, such that R में वो सारे L1 L2 हैं जहां पर L1 is perpendicular to L2. Show that R is symmetric but neither reflective nor transitive. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं सबसे पहले। सिंस ऐसे ले लेते, लेट L1 बिलोंग्स टू L, हमने एक L का एक एलिमेंट ले लिया L1, मतलब L1 एक लाइन ले ली। सिंस L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन खुद के तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, सो L1, L1 डज नॉट बिलोंग टू R, क्योंकि L1, L1 R में कब होगी, जब L1 की ही परपेंडिकुलर हो, लेकिन कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, इसीलिए ये पेयर R में नहीं होगा। दिस इंप्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आई क्या बात समझ में ये? अब हम सिमेट्रिक चेक करेंगे कि R सिमेट्रिक है या नहीं। उसके लिए हम दो लाइंस ले लेंगे, L1 एंड L2 बिलोंग्स टू L, सच दैट L1, L2 ये R को बिलोंग करता है। L1, L2 R को बिलोंग करता है, इसका मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगी, है ना, और L2 L1 के परपेंडिकुलर है तो L2, L1 भी तो R में चला गया। तो हमने L1 L2 को R में माना था और हमने L2 L1 को भी R में शो कर दिया। फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू L, L के सारे पेयर्स के लिए इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमें यही तो करना होता है, एक पेयर लो L1 L2 और फिर उसका उल्टा भी आप R में ही शो कर दो, अगर हो गया शो तो सिमेट्रिक है, नहीं हुआ तो सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आया ये? Yes, ma'am. अब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे R ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें तीन एलिमेंट चाहिए होंगे, तो लेट L1, L2 एंड L3 बिलोंग्स टू L such that L1, L2 बिलोंग्स टू R है एंड L2, L3 भी बिलोंग्स टू R है। अब L1, L2 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब L1 परपेंडिकुलर है L2 के एंड L2 परपेंडिकुलर है L3 के। दिस इंप्लाइज L1 परपेंडिकुलर होगा क्या L3 के? इसको ऐसे समझो, ये L1 है, ये परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो L1 और L3 परपेंडिकुलर हुए क्या? ये तो पैरेलल हो गए, तो दिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। दिस इंप्लाइज L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, R को बिलोंग नहीं करता।
इसका मतलब R is not transitive. आई क्या बात समझ में? So it is only symmetric, neither reflexive nor transitive. समझ में आया? Yes, ma'am. चलिए आज आप क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ट्राई करोगे। 12, 13, 14 ठीक है। 12, 13 एंड 14 ट्राई करना और आज जो पढ़ा है बस वो रिवाइज करके आना। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ओके, कोई डाउट हो तो पूछो।